सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, मैं लाइव हो चुका हूं, आप लोग भी लाइव आ जाइए और डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9 बजे राइट टाइम आपका क्लास स्टार्ट होना है। चलिए तो उस सेट को आरंभ करते हैं। ये हमारा 143 नंबर सेट है। देखिए, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, हमें इसका मान मांगा है, इसको सिंप्लीफाई करने कहा है। बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। देखिए कैसे, आप पहले ये बताइए कि ये सिक्स को क्या हम 3 इंटू, और ये जो y है इसको हम x प्लस वाई और प्लस x माइनस, ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखो, क्या हम इसको 3 और ये जो हमारा x प्लस वाई है और माइनस x माइनस वाई अगर इस रूप में लिख दें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दें, तो आप स्वयं सोच के देखिए, कहिए क्या ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला। तो ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला, तो ए के जगह पर क्या काम करेगा? एक्स प्लस वाई, और बी के जगह पर क्या काम करेगा? एक्स माइनस वाई। क्या करना है? इसका होल क्यू। एक्स एक्स आपका चला जाएगा, 2y का होल क्यू, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा रिजल्ट 8y क्यू। ठीक है, 8y क्यू। ओके, तो एक तरह से मेरे दोस्त आप ऐसे आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है इसको मॉडिफाई करने का, अगर आप x का मान 0 पुट कर देते हो तो भी मॉडिफाई हो जाएगा। ये आपका वाई क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये भी वाई क्यू हो जाएगा, और माइनस 6y, और x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस वाई स्क्वायर। फाइनली हो जाएगा 2y क्यू और माइनस माइनस प्लस 6y क्यू। यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा 8y क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 8y क्यू हर हाल में यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। मॉडिफाई करने के आपके तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु P है। बी डी और सी पी क्यू पर एक दूसरे को इस प्रकार काटती है कि सी क्यू और ओ क्यू पी 3:1 है। ट्रेंगल पी क्यू बी का एरिया अगर 10 वर्ग सेमी है तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? मेरे दोस्त, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ज़्यादा हेडेक में ना आओ। देखो कैसे कैसे इसको हम आसानी से बनाते हैं, एकदम ध्यान से चीज़ को समझना। मेरे दोस्त, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये रहा पैरेललोग्राम ए, ध्यान दो, ये अपना पैरेललोग्राम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें कहा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ये हमारा पी है। ए बी का मध्य बिंदु हमारा पी है। अब क्या बोला है? बी डी और सी पी क्यू पर एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए, ये हमारा बी डी है और ये हमारा सी पी है। एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो एक दूसरे को क्यू पर काटते हैं। इस प्रकार कि सी क्यू और क्यू पी 3:1 है। सी क्यू और क्यू पी ये आपका 3:1 है। ठीक है, 3:1 है। और क्या दिया है? पी बी क्यू का एरिया, पी बी क्यू इसका जो एरिया है वो 10 सेमी स्क्वायर है। इसका एरिया हमारा 10 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, एक बात मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना। ठीक है, किसी ट्रायंगल में अगर शीर्ष से बेस को मिलाने वाली लाइन बेस को x रेशियो y में अगर बांट रही है तो मेरे दोस्त एरिया का रेशियो भी x अनुपात y ही होगा। यानी जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में एरिया होता है। ठीक उसी प्रकार अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन? पी, पी और सी। इस ट्रायंगल में शीर्ष से आधार को मिलाने वाली लाइन
आधार को 1:3 में बांट रही है तो एरिया भी 1:3 ही होगा। तो 1 का मान अगर 10 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज का एरिया 30 हो जाएगा। अब इसकी एरिया 30, इसकी एरिया 10 थी, पूरा एरिया कितना हो गया, 40। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए मेरे दोस्त पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। घबराइए मत। अगर हम आज यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें और इसको हम h कह दें, तो क्या इस त्रिभुज का एरिया हम एक और तरीके से नहीं निकाल सकते हैं? कहो कैसे? किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस और इनटू हाइट क्या होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये मेरे दोस्त कितना निकाल चुके हैं, 10 और 30 40। यहाँ से अगर हम बीपी और इनटू एच करेंगे तो हो जाएगा 80। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए, ये क्या है, हमारे पास ये है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें तो पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो अगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया चाहिए, कैसे ये एरिया हम फाइंड आउट करेंगे? तो अगर ए बी सी डी का एरिया चाहिए होगा तो यह क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बेस और इनटू हाइट, तो हो जाएगा ए बी और इनटू एच। अब देखिए ये चूंकि मध्य बिंदु है तो पूरा ए बी जो है वो 2 टुकड़ा में बट गया है। तो मेरे दोस्त सवाल ये है कि हम ए बी को क्या पी बी का दोगुना लिख सकते हैं, क्या ए पी का डबल लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो हम पूरे ए बी को पी बी का दुगुना लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू पी बी लिख सकते हैं और इंटू एच। तो 2 इंटू पी बी इंटू एच का मान कितना है मेरे दोस्त, 80 है। तो 80 दूनी क्या हो जाएगा, 160। बड़े आराम से हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल पाए। आप पैरेललोग्राम का एरिया सही से निकाल रहे हो, अच्छा लग रहा है। ओके मेरे दोस्त, तो ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा हल्का आपको सोचने के लिए मजबूर किया, लेकिन कोई नहीं, ये बहुत सिंपल सवाल था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ये दोस्त क्या है, एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी की लंबाई 5 और 11 है। ये जीवाएं परस्पर समांतर हैं और ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेमी है। ठीक है, हमें ये कह दिया है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहली बात, इनको इस चीज़ में स्पष्ट कर देना चाहिए था, ये जीवा सेंटर के विपरीत दिशा में है या एक ही दिशा में है ना। यहाँ पर मेरे दोस्त मामला ये है कि ये जीवा सेंटर के एक ही डायरेक्शन में है, ये सेंटर के एक ही डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, ये रहा बड़ा सा जीवा और ये रहा छोटा सा जीवा। ठीक है, और कह दिया गया है कि दोनों जीवा आपस में क्या हैं, पैरेलल। दोनों जीवा आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब सेंटर से जीवा पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जीवा क्या होती है, बाइसेक्ट हो जाती है। तो ये जीवा क्या होती है मेरे दोस्त, ये जीवा हो जाती है बाइसेक्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, एक जीवा ए बी है जो कि 5 सेमी है और एक जीवा सी डी है जो कि 11 सेमी है। तो जो 5 सेमी है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5/2 और 5/2। जो 11 सेमी है वो क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त वो 11/2 और 11/2 कितना हो जाएगा, 11/2 और 11/2। ठीक है, आप स्वयं मुझे बताइए क्या लगता है, ये रेडियस और ये भी रेडियस नहीं है क्या, है ना रेडियस? ठीक, तो मेरे दोस्त अगर ये भी मेरा रेडियस है और ये भी मेरा रेडियस है, इसको मैं अगर ओ कह दूं, या छोड़ो ना, रेडियस ही कर लो सीधे। दोनों जीवा के बीच की दूरी कितना है, 3 इकाई। अगर इसको x मान लेंगे तो 3 + x हो जाएगा। हाँ जी, तब देखो आप ध्यान से, अगर आप OA और OC की बात करोगे तो OA और OC आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो जब ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। कहोगे हाँ सर, तो बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी x + 3 का स्क्वायर और 25/4। OC स्क्वायर करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार स्क्वायर बोले तो 121/4 हो जाएगा। अब देखिए ना, ये हमारा a स्क्वायर + 2ab और + b स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर।
ये उस पार चला जाएगा 96/4 यानी 24 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा चला गया, 6x बराबर ये जाके उधर घटेंगे कितने हो जाएंगे 15। यदि ये हमारे पास 15 हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर ये मेरे पास 15 हो गया तो x का मान क्या होगा, 5 तिया 15, ठीक है, और 2 तिया 5 तिया 15, 2 तिया 6, इसमें कोई आपत्ति नहीं। x का मान हमारा 5/2 हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, अब रेडियस का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट के अंदर देखिए इस त्रिभुज में चलिए ना, लंब स्क्वायर थी 25/4 होगा, आधार स्क्वायर थी 121/4 होगा, रूट के अंदर 146 और बाई में मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2। अब 146 का वर्गमूल क्या हो सकता है, 12 से ज़्यादा होगा, यानी 12.08 के आसपास होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इससे 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है यानी 0.8 के आसपास आएगा, है ना, बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 6.04, यानी आपको रेडियस दिखेगा 6.04। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़ा होशियारी से काम करना। ठीक है ब्रदर, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। अब देखो शुरू के 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा था उस टाइप का, लेकिन अब कहीं कुछ नहीं है। देखिए कैसे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एक तरन ताल यानी स्विमिंग पूल 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, मतलब घनाभ के जैसा है। कह रहा है इसका फर्श और दीवार को सीमेंट करने की लागत 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या होगी। देखिए ठीक है, अब ये देखिए मेरे दोस्त, इसकी लंबाई कितना है, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 15 मीटर, और गहराई कितना है 4 मीटर, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, इसका फर्श और चारों दीवार। अगर हम फर्श और चारों दीवार की बात करें, चारों दीवार मेरे दोस्त, फर्श क्या होगा, फर्श एक आयत है जो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, यानी 20 गुने 15, प्लस चारों दीवार क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 20 प्लस 15, और इंटू हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा 300 और प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये 35 दूनी 70, 280, यानी हो जाएगा 580 मीटर स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, कॉस्ट चाहिए 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 12 रुपया है। जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12 रुपया है तो 580 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इससे हमारा ये कट जाएगा, 0 12 ठे 96, और 12 में 12 पंचे 60, 60 और 9 हो जाएगा 69, यानी 6960 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको देखो दोस्त कि ये क्या है, एक 1.4 मीटर व्यास और 2.1 मीटर की बेलनाकार टंकी में 3.5 सेमी व्यास वाले नल 2 मिनट प्रति सेकंड की गति से पानी डाल रहा है, तो बताइए कितना समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, कितना समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा, तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं टी सेकंड में पूरी तरह से भर जाएगा, टी सेकंड में, ठीक है। अब देखो है क्या, पहले वो समझो।
मेरे दोस्त ये हमारे पास एक बेलनाकार टंकी है, ये है एक बेलनाकार टंकी, ठीक है। और इस टंकी का व्यास है 1.4, तो इसका रेडियस हो जाए 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट पर अगर आप आते हैं तो हाइट 2.1 मीटर है, ठीक है। इसमें एक पाइप से पानी भरा जाना है, इसमें एक पाइप से पानी भरा जाना है इस तरह से, ठीक है। और ये जिस पाइप से पानी भर रहे हैं उसका 3.5 सेमी व्यास है, यानी इसकी जो डायमीटर है ना 3.5 सेमी है। तो मेरे दोस्त इसको मीटर में बदल दो और यहाँ से रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा 35 और बटे 2000, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। रेडियस हो गया। क्या चाहिए अब, इससे पानी की स्पीड क्या है 2 मीटर प्रति सेकेंड। हम मान लिए टी सेकेंड में भरेगा, तो 1 सेकेंड में पानी 2 मीटर जाएगा, तो टी सेकेंड में 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो टी सेकेंड में 2t मीटर। तो मेरे दोस्त 2t मीटर इतना पानी ये दूरी तय करेगी, है ना। और चूंकि ये पानी इसको पूरी तरह से भर देगा, इसलिए दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम लीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करिएगा तो 35/1000, 1000 नहीं 2000, और 35/2000 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एच। और इसका अगर आप वॉल्यूम लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो 0.7 0.7 और इंटू एच कितना है 2.1। अब आप सोच के देखिए, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा जी 3 जीरो होगा, 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए 7×5 = 35 एक साथ चला गया, 7×5 = 35 एक और साथ चला गया, ठीक है। अब तो यहाँ से हम 5×5 = 25 और 25×2 = 50, 2 से काट दीजिए मेरे दोस्त, ये मेरा हो जाएगा 1000। पाई से हमारा पाई भी चला गया, 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 40। तो टी बराबर कितना आएगा, यहाँ 40 और यहाँ है 21, यानी आप ये कह सकते हैं 840 क्या सेकंड, ये हमारा 840 सेकंड है। क्या और कोई गुना उना होने के लिए है क्या बचा हुआ, थोड़ा देख लीजिए। हो यहाँ भी मेरे दोस्त 2000 है ना, तो दो ये भी है 80, ये 40 नहीं ये 80 है, तो हो जाएगा 0, 8×1 = 8, 8×2 = 16, इतना सेकंड। तो हम आंसर दिया है मिनट में ना, तो आप क्या करिए इस सेकंड को मिनट में बदलिए, तो इसके लिए 60 से भाग देना होगा। तो आप यहाँ से देखिए 28 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 नंबर, ठीक है ब्रदर। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। देखिए ये क्या कहा, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपस में इक्वल है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा आपस में इक्वल है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा -b/a, तो -b/a हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा c/a, c/a यानी कि 3k/k। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये k से k तो चला जाएगा, 3k और बराबर -2 रहेगा, k का मान -2/3 हो जाएगा, k का मान -2/3 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए ये समीकरण के इनफाइनाइट हल हैं। इनफाइनाइट हल का मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर b1 और बाई ये b2। c1/c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व कर दीजिए इसी को। तो देखिए k+1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, k+1 ये हो जाएगा +-3। तो k का मान क्या हो सकता है, तो k का मान यहाँ से मेरे दोस्त 2 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है।
तो के का मान यहाँ 2 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि के का मान -2 और 4 आया है ना, लेकिन क्या -2 और 4 इसको सेटिस्फाई करेगा? जरा देख लो सेटिस्फाई करा के। यहाँ C1 करोगे तो C1 करोगे तो मेरे दोस्त 5 और C2 करोगे 8K-1। आप सेटिस्फाई करा के देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं के का मान 2 लेता हूँ तो 1/3 हो जाएगा, ये हमारे पास 3/9 हो जाएगा, और ये हमारे पास 5 और बटे मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, 16 - 1 गया तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। अब के का मान अगर हम -4 लेते हैं तो क्या वेरीफाई करेगा वो ज़रा देखिए। अगर -4 लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -1/3, इसमें रखेंगे तो, और -4 ये भी हो जाएगा -1/3, इसमें रखेंगे -4, तो मेरे दोस्त ये हमारा -32 एक -33, 5 और बटे -33, ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन ई बराबर नहीं होगा। इसका मतलब के बराबर -4 जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं जाएगा। केवल और केवल के बराबर 2 ही जाएगा, ओनली 2 जाएगा। यानी -4 यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया, और जब वेरीफाई नहीं करेगा कोई तो हम उसको आंसर नहीं लगा सकते। तो याद रखना इस केस में अगर प्लस माइनस दोनों आ जाए तो हमें एक बार वेरीफाई करा के चेक करना है कि अगर इनफाइनाइट बोला है तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन को इनमें से दोनों फॉलो कर रहा है कि एक फॉलो कर रहा है। अगर दोनों फॉलो करेगा दोनों आंसर होगा, कोई एक फॉलो करेगा तो कोई एक ही आंसर होगा। अब देखो दोस्त, अब यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा बराबर 12/13 है। यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा बराबर 12/13 है। अब क्या होता है ना, टेन थीटा को हमारा कोशिश ये रहता है कि इसे साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दें, इसे साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दें, और साइन के लिए हम 12 और कॉस के लिए हम मेरे दोस्त 13 पुट कर दें। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब साइन कॉस का फॉर्म हो और ऊपर नीचे प्लस माइनस हो। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन जब ऊपर गुणा है और नीचे माइनस है तो क्या अभी पुट कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में डिग्री चेक करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर डिग्री 1 है और साइन की डिग्री 1 है, बीच में गुना है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, बीच में माइनस है, प्लस माइनस में डिग्री जुड़ता नहीं है, दोनों में जो डिग्री है वही डिग्री रह जाता है। तो मेरे दोस्त हर का डिग्री भी 2 है और ऊपर वाले का भी डिग्री 2 है, गुना में डिग्री जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है। तो जब ऊपर नीचे डिग्री सेम रहता है ना तो आप आराम से वैल्यू रख सकते हैं, यही चीज़ रख सकते हैं सेम। यानी कि साइन का मान आप 12 रख सकते हैं और कॉस का मान आप 13 रख सकते हैं। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 312 और बटे में 25, ऑप्शन नंबर सी। या आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप इसे लंब, इसे आधार कहिए, कर्ण निकाल लीजिए और उसके बाद साइन कॉस का मान निकाल के डालिए। नहीं तो एक वो रास्ता था जो मैंने आपको बताया, वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के mवें पदों का m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर है, तो m + n पदों का योगफल क्या होगा। कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, सॉल्व वगैरह नहीं करना है इस सब चीज़ को। जैसे देखिए मेरे दोस्त यहाँ समझो, mवें पद का m गुना और nवें पद का n गुना आपस में इक्वल है। mवें पद का m गुना nवें पद का n गुना आपस में इक्वल है, तो इस स्थिति में m + nवां पद हमारा 0 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर m पदों का योगफल और n पदों का योगफल बराबर है तो m + n पदों का योगफल ऑलवेज 0 होता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। mवें पद का m गुना nवें पद का n गुना आपस में इक्वल हो तो m + nवां पद 0 होगा। m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर हो तो m + n पदों का योगफल ऑलवेज 0 होगा। ये आप एक रिजल्ट के रूप में ध्यान रखिएगा, आपको काम देगा। ये आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये टीआरई के अंदर आ चुका है, मेरे दोस्त ध्यान रखना है। आओ अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। 2 पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3,4 और 5,-2। अब देखिए 2 पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ए है जो 3,4 है
और एक पॉइंट बी है जो मेरा 5 कोमा -2 है, और एक पॉइंट मेरे दोस्त हमारा कौन सा है, पी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वही तो हमें कह रहा है। हमें बस इतना कह रहा है कि ये दोनों दूरी क्या है, आपस में इक्वल है। हम चाहें तो ऑप्शन से चल सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। 1,0 डिस्टेंस लेकर देखिए, x के अंतर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y के अंतर का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √20 हो गया। अब आप यहाँ देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी √20 हो गया। इसका मतलब ये वेरीफाई कर गया। अब ज़रा इसको भी चेक करके देख लें। अगर उसको हम चेक करते हैं, मान लीजिए 7,1 को चेक करते हैं, तो डिस्टेंस लीजिए 7 और 3 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 और 4 3 का अंतर 9 यानी 5 हो जाएगा। इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 का अंतर कितना मेरे दोस्त हो जाएगा, ये 7 और 5 का अंतर ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 का स्क्वायर 4, 1 और -3, ये तो गड़बड़ हो गया। ये 7,1 तो मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं अब दूसरा, 7,1 तो मैच नहीं किया। एक और पॉइंट बच गया 7,2, तो 7,2 ही चेक करें। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस लेंगे तो 7 और 3 का अंतर 4 का स्क्वायर 16, 4 और 2 का अंतर मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये √20 हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ देखो, 5 और 7 का अंतर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और -2, तो -2 और -2 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा √20। तो आपने क्या देखा, 1,0 से भी दोनों समान दूरी पर था, 7,2 से भी दोनों समान दूरी पर था। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों आंसर हो सकता है। इस पॉइंट से भी दोनों समान दूरी पर है और इस पॉइंट से भी दोनों समान दूरी पर है। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे मेरे दोस्त बनाना होगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के वृत्तीय आधार की त्रिज्या इतना इतना, ऊंचाई इतना है, तो वॉल्यूम क्या होगा। ये सवाल तो कम से कम अपने से बना लेना। 1/3 πh बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस r/r, ये क्वेश्चन अपने से बना लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि छिन्नक की बड़ी आर दिया हुआ है, छोटी आर दिया हुआ है, और ये आपको h दिया हुआ है, ठीक है। जो भी आ जाए खुद से कर लेना, जो भी आंसर आ जाए खुद से कर लेना। सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी ना बनाऊंगा, है ना। ऑप्शन में कोई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ही आएगा। एक दो क्वेश्चन तो खुद से करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं करा दूं। 1/3 ये मेरा h, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, और 12 तिया कितना 36, कर लो। ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा, सीधा 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल आएगा तो 11 का मल्टीपल आएगा तो यूनिट डिजिट भी तो देखना होगा, सिर्फ 11 का मल्टीपल से ही काम चल जाएगा। बताओ, 88/7, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर मेरे दोस्त ये 36, ये हो जाएगा हमारा 180, और 9 189, 189। तो मेरे दोस्त इसको मल्टीप्लाई करना होगा। रुको जरा चेक करने दो। 12 तिया 36, ये हो जाएंगे 180, और 3 इसका स्क्वायर 189, ठीक है। ये हमारा 88 4। अब इसको काट लीजिए मेरे दोस्त, कटने वाला अगर है तो। 7 दूनी 14, और 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56 कहने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और यूनिट डिजिट किसी का भी 6 नहीं है। जब यूनिट डिजिट किसी का भी 6 नहीं है तो आंसर कैसे जाएगा, ऑप्शन में से। ऑप्शन में से आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1 + cot - cosec और 1 + 10 + sec का मान क्या होगा। आइए दोस्त मेरे देखते हैं। 1 + cot - cosec, 1 + 10 और प्लस sec का मान क्या हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, अभी समझो आप लोग। थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दीजिए। आप जैसे ही थीटा का मान 45 डिग्री पुट करते हैं तो क्या होगा, 1 + cot 45
1 प्लस कॉट 45 और कॉसेक 45 जो है वो हमारा √2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 प्लस टेन 45 और सेक 45 √2 हो जाएगा। 112 और माइनस √2 और ये हमारे पास 2 प्लस √2। ठीक है, क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितने रिजल्ट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है भाई। अब इसको देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो, जिसका एक गुणनखंड, जिसके गुणनखंड में 3625 हो। मेरे दोस्त देखिए 3625 75 अगर गुणनखंड में है, 3675 अगर गुणनखंड में है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के फैक्टर में अगर ये है, इसका मतलब इससे वो डिविजिबल होगा। तो इससे अगर वो डिविजिबल होगा तो मेरे दोस्त आपको ये समझना होगा, सबसे पहले नंबर क्या चाहिए आपको, पूर्ण वर्ग चाहिए। याद रखना, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है और उसके लास्ट में 5 है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है उसके लास्ट में 5 है, तो ध्यान रखना उसका दहाई स्थान पर हमेशा 2 होगा। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसके दहाई स्थान पर हमेशा 2 होगा। यानी आपको ये समझना है कि जिसके लास्ट में 5 है उसका दहाई अंक 2 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगा। लास्ट में 5 है, दहाई अंक 2 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, लास्ट में 5 है, दहाई अंक 2 होगा तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अरे मेरे दोस्त देखो, आप कहोगे सर डायरेक्ट आंसर क्यों कर दिए, क्योंकि इन तीनों में से ही पूर्ण वर्ग है और उससे डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त यही पूर्ण वर्ग होगा, यानी यही वो संख्या होगा। ठीक है, अब ये देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इन तीनों से भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष आए। वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 57 में भाग दें, 95 में भाग दें और 211 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष आए। वो बड़ी से बड़ी नंबर जिससे इन तीनों में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष आए। तो मेरे दोस्त इसके लिए आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखना, 15 में 7 गया तो 8 हो गया, और ये 8 में 5 गया तो 3 हो जाएगा। 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और 20 में से 9 गया तो 11 हो गया। है ना, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लिए। अब ये जो डिफरेंस आया है मेरे दोस्त, अब इनका हमें SCF लेना है। SCF, तो देखिए ये एक्चुअल में 2 गुने 19 है और ये क्या है, 4 गुने 29 है। तो मेरे दोस्त दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमारा 2 है। तो दोनों में कॉमन हमारा 2 है, 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, बताओ इसका सही व्यंजक क्या होगा। मेरे दोस्त अगर इसे हमें सॉल्व करना होगा तो 0.065 और 4, ठीक है, ये हमारा क्या है, इस पर रेकरिंग है। क्या हम इसे 654, 2 पर रेकरिंग है 99 और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 0, और बिना रेकरिंग वाले को घटा दो, ये हो जाएगा 648 और बटे में 9900। ठीक है, तो क्या हो जाना है मेरे दोस्त, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने चले जाएं तो 4 से 4 6 4 10, 10 8 18, 9 से कटेगा, 9 सते 63 और 9 दूनी 18, और ये हमारे पास 18 चौको 72 और ये हो जाएगा 275, 275। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान क्या होगा। अब सबसे पहले मेरे दोस्त आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ए का मान 2 पुट कर दूँ और बी का मान -1 पुट कर दूँ, मान लो, तो ये 17 तो हो ही जाएगा। आप कहोगे हाँ सर -1 पुट क्यों किए, इसके कारण 2 और -1 तो हो जाएगा 1, है ना।
तो मेरे दोस्त 2 की पावर 4 -1 की पावर 4 17 हो जाएगा, और 2 - 1 1 भी हो जाएगा। तब वही वैल्यू यहाँ पर बैठा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 × 2, और ये हमारे पास -1 हो जाएगा। 4 + 4 रिजल्ट कितने हो जाएंगे? तो रिजल्ट हमारा 8 हो जाएगा। रिजल्ट हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का प्रोडक्ट 1155, 12:30 बजे। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1175 है। पद को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें और x दो संख्याओं में छोटी है। अब देखिए, अगर हम छोटी संख्या को x मान लें, लगातार ऑड या लगातार इवन में 2 का डिफरेंस होता है। एक को x मान लेंगे तो एक मेरा x + 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है 1155। तो ये x² प्लस में 2x इधर आएगा 1155। यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिजल्ट। बहुत आसान है, आप आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं मेरे दोस्त, ये क्या है? 10a + 10b = p है। cot a + cot b = q है। cot a + b का मान क्या होगा? आपको ये बात पता होना चाहिए कि cot a + b क्या हो जाएगा? cot a × cot b। cot a × cot b -1 और cot b + cot a। ठीक है, cot a cot b -1 और cot b + cot a। ओके, तो ये चीज़ तो हम जान रहे हैं, ये चीज़ तो जान रहे हैं, बस cot a cot b निकालना है। वो कैसे निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। 10a का मतलब क्या होता है? 1/cot a। ठीक है, प्लस 10b का मतलब क्या है? 1/cot b, और बराबर कितने? p। अब यहाँ से cot a × cot b, ये हो जाएगा cot b और प्लस cot a, बराबर हो जाएगा p। अब देखो, इसका मान आपको पता है, cot b + cot a q, और बाय में cot a और ये cot b बराबर p। अगर आपको cot a और cot b, ये हो जाएगा हमारा q और बाय में p। ये वहाँ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आप बैठा लीजिए। तो मेरे दोस्त, ये आपको cot a cot b, तो cot a cot b क्या है? ये आपका q/p है -1, और ये आपका क्या है? cot b + cot a, ये आपके पास q है। फाइनली आपका हो जाएगा q - p और बाय में pq। यही रिजल्ट होगा, q - p और बाय में pq। ठीक है, सब बैच में सब कुछ होगा। सब जो बैच समाप्त होने वाला है उसमें भी, और जो बैच अभी स्टार्ट हुआ है उसमें भी। कोई ऐसा बैच नहीं जिसमें कोई चीज़ नहीं होगा, है ना? एक भवन के शीर्ष से समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? देखिए मेरे दोस्त, ये आपका भवन है। ठीक है, और भवन के एक ही दिशा में दो घर है। मान लीजिए एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों घर के बीच की दूरी कितना है? 50 मीटर है। हमें कहा है कि दोनों घर का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस भवन, इसके टॉप से, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ पर बन, तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। क्या? 30 और 45। तो मेरे दोस्त, यहाँ मेरा 30 हो जाएगा और यहाँ पर मेरा 45 हो जाएगा। ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमारे पास बेस है। ठीक है, अब आप देखिए, 45 के लिए लंब कितने? 1। आधार कितने? 1। 30 के लिए लंब कितने? ये मेरा 1 हो जाएगा, और आधार कितना? ये मेरा √3 हो जाएगा। तो भाई 45 के लिए 1 1 और 30 के लिए लंब 1, आधा √3। तो देखो ना, ये जो आपका कॉमन पॉइंट है ना, ये जो आपका कॉमन साइड है, दोनों में कॉमन साइड सेम है, तो कुछ भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा देखिए, √3 है जिसमें ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? √3 - 1, और इसका मान कितना है? 50। √3 - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। तो एक रेशियो का मान क्या होगा? 50 और बटे √3 - 1। इसका मान चाहिए आपको, हाइट चाहिए। चलिए रेशनलाइज करिए इसको। रेशनलाइज आप जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 25 और √3 + 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हेलो, हाँ मेरे दोस्त, इसको देखो, देखो ये क्या है। सबसे पहले आप ये देख लो यहाँ पर क्या लिखा है। उपरोक्त आकृति बी और सी ओ इसका बाइसेक्टर है, एक्स का मान क्या होगा आप जानते हैं। ये जो मेरे दोस्त एक्स का मान है ना, क्या होगा, 90 माइनस सिरस कोण का आधा, 90 माइनस 26 यानी 4, और ये हो जाएगा 6। तो मेरे दोस्त ये 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखो अब। दो बहुभुज के भुजाओं की संख्या एक समान है। अगर भुजाओं की संख्या एक समान है और भुजाओं की लंबाई का रेशियो इतना है तो एरिया का रेशियो क्या होगा। याद रखना, जब दो पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड एक जैसे होंगे तो जो उनके लेंथ का रेशियो होगा ना, उसके स्क्वायर रेशियो में ही उसका एरिया हो जाएगा। ये 9:25, सीधा सीधा मारना, 9:25, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, एक सेट में मैंने इसको डिटेल कराया था। ओके, देखो पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। लो, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ओ हमारा सेंटर है। ओ अगर हमारा सेंटर हो गया और पी क्यू आर एस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दो। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, घबराने की कोई बात नहीं, बना दिया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। लीजिए, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दिया। नाम दे दो यहाँ पर मेरे दोस्त, ये पी क्यू आर और ये एस। ठीक है, क्या कह रहा है हमें, ओ सेंटर है, ओ सेंटर हो गया। पी क्यू आर और पी एस आर, पी क्यू आर और पी एस आर, ये दोनों एंगल का रेशियो दिया है 11:4। ठीक है, तो पी क्यू आर 11 तो 11x हो जाएगा, और पी एस आर ये हमारे पास 7x हो जाएगा, ये हमारा 7x हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है। ठीक है, ओके। अब ये देखिए, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ठीक है भाई, मैं अगर इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, क्यों मैं इसको मिलाऊं, मैं इसको क्यों मिलाया, ताकि मैं इस त्रिभुज के कंसेप्ट का यूज़ कर सकूंगा। ठीक है, और इसको इसको मैं सेंटर से क्यों मिलाया, ताकि हम यहाँ से रिलेट कर सकें। अभी आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि हमसे मांगा ओ पी क्यू का मान। अब ओ पी क्यू कहाँ है, ओ पी क्यू ये मेरे दोस्त हमारा ओ पी क्यू है, पूरा एंगल। तो ये जो पूरा एंगल है ना, उसमें इस ट्रायंगल का भी एंगल समाया हुआ है, इस ट्रायंगल का भी एंगल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, ये हमारा 7x है, ये हमारा 11x है, हो जाएगा 18x। 18x का मान 180, तो x का मान क्या हो जाएगा, 10। अब x का मान जैसे ही मेरा 10 होगा, ये क्या हो जाएगा 70, और ये क्या हो जाएगा 110। ठीक है भाई, ये 110 हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर ये मेरा 70 है तो 140 कन्फर्म हो जाएगा। हाँ जी, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। पहली बात तो ये दो भुजा अगर बराबर है तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब एक कोण हो गया 110 तो बच गया 70, 70 बराबर बराबर होगा तो 35 35 में बटेगा। क्यों, बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात मेरे दोस्त, ये वाला साइड और ये वाला साइड ये तो रेडियस के कारण इक्वल है। तो ये अगर मेरा 140 है तो ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है, जिसमें 140 है तो बच गया 40। 40 बराबर बराबर हो जाएंगे तो 20 और 20 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्ती पूरा कितना होगा, 20 और 35 कितने हो जाएंगे, 55। 20 और 35 कितने हो जाएंगे, 55। ठीक है, 20 और 35 कितने हो जाएंगे, 55। आगे बढ़ जाएं। अब इसको देखिए, ये क्या है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेमी और 20 सेमी है और गैर समांतर भुजाएं 10 सेमी के बराबर है। यानी ये क्या है, ये मेरे दोस्त आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम,
एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, इसकी समांतर भुजाएं 10 और 20 हैं। इसकी समांतर भुजाएं 10 और 20 है। इसकी समांतर भुजाएं 10 और 20 है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड कितने हैं? 10। ये भी कितना हो जाएगा? 10। अब क्या बोल दिया मेरे दोस्त, इसका एरिया बताइए। देखो सबसे पहली बात, पैरेलल साइड 10 20 है, नॉन पैरेलल साइड 10 10 है। जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, किसी ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में मेरे दोस्त यहाँ ध्यान देना, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालते हो तो क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। कैसे? ये एक रेक्टेंगल का रोल प्ले करेगा, ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा। अब पूरा 20 में अगर ये 10 तो बच गया 10, 10 इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 5 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा। अब आप चाहो तो हाइट निकाल सकते हो, ये हाइपोटनीज का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, ये 75 75 यानी कि आपका 5√3 हो जाएगा। ये आपका 5√3 हो गया। अब आप एरिया आराम से निकाल सकते हो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 20 + 10 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये 5:3 है। ये हो जाएगा 30 का आधा 15, 15 × 5√3 यानी कि 75√3। तो 75√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका 75√3 हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक बेलन की ऊंचाई h है और आधार की परिधि के बराबर है। सिलेंडर, मेरे दोस्त ये देखिए, सिलेंडर का बेस क्या होता है? सिलेंडर का बेस एक सर्कल होता है। अगर मैं इसकी हाइट को h मानता हूँ, क्वेश्चन ने क्या कहा, रेडियस को अगर r मानता हूँ, तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा? 2πr। आधार की परिधि 2πr, कहा ये हाइट के बराबर है तो हाइट के बराबर कर दिए। हमें कह रहा है इसके एक वक्रपृष्ठ का एरिया h के पदों में बताइए। अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बोले तो क्या होगा? 2πrh। तो आप ही बताइए ना, 2πr के बदले क्या लिख सकते हैं? h, एक h ये है, फाइनल रिजल्ट हमारा h² हो जाएगा। तो h² हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलो अब इसको देखो, ये क्या है? आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का माध्यमान 12 है, इसकी ऊंचाई 6 है, वर्ग की निचली सीमा क्या हो जाएगी? देखिए सबसे पहली बात क्या है, u - l बराबर क्या होता है? u - l ये आपका वर्ग की लंबाई है h, और u + l, ठीक है, u + l बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह। u + l/2 ये मेरा वर्ग चिन्ह होता है। अगर मेरे दोस्त u + l, ठीक है, और 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 वर्ग चिन्ह हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। और यहाँ से ले आइए, u - l ये मेरा क्या है? h। अब आप क्या करिए मेरे दोस्त, अब आप इसको जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, आपको लोअर लिमिट चाहिए ना तो घटा ही दीजिए, ये खत्म हो जाएगा अपर लिमिट, 2 लोअर लिमिट बराबर, ये हो जाएगा 2 वर्ग चिन्ह जिसको मध्यमान कहते हैं -h। यहाँ से l निकालेंगे, 2 से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह और -h/2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह और -h/2, वर्ग चिन्ह और -h/2, वर्ग चिन्ह और -h/2। ठीक है, वर्ग चिन्ह कितने हो जाएंगे? माध्यमान आपका 12 दिया हुआ है, और चौड़ाई लेंथ u - l जो है ना, h को ही क्लास की चौड़ाई कहते हैं, लेंथ ऑफ क्लास, जो आपका 6 दिया हुआ है, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर यहीं पर मेरे दोस्त अगर जोड़ देते ना तो u बराबर हो जाता वर्ग चिन्ह और प्लस h/2, h/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
इसको देखते हैं। वर्ग चिन्ह सॉरी, एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीला गेंद है, इनमें से 2 गेंद निकाले जाते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली नहीं है। अब देखिए 2 गेंद निकाला गया और कह रहा है कि वो नीली नहीं है, तो किस में से होगा, लाल और हरा में से होगा, यानी इस 5 में से कोई 2 होगा। लेकिन हम निकाले हैं किस में से, 3 2 5 और 2 7 में से, कितना, 2 बॉल। ये 5 इंटू 4 और बाई 7 और इंटू कितना 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 10/21। तो 10/21 इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको देखिए क्या है, 2 संख्या का अनुपात 5:11 है, प्रत्येक में x घटा दें तो 3:5 होगा। 2 संख्या का अनुपात 5:11 है, अगर हम इसमें भी x घटा दें इसमें भी x घटा दें तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5। ये मेरा 25 और -5x, 33 और -3x। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा हमारा और जोड़ने की बात किया है भाई, घटाने की बात नहीं किया है, जोड़ने की बात किया है। और इस पर ये आके 2x हो जाएगा और ये जाके घट के 8 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन से भी बैठा सकते थे, ऑप्शन से भी डायरेक्ट बैठा देते तो भी हमारा काम चल जाता, है ना। ऑप्शन से भी बैठा सकते थे, नो प्रॉब्लम। इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, एक पात्र में एल्कोहल और पानी का रेशियो 10/80 लीटर मिश्रण में 3:7 है। देखिए एक बर्तन है, इनमें 80 लीटर मिश्रण है, 80 लीटर मिश्रण, और किस रेशियो में है मेरे दोस्त, ये हमारा 3:7 के अनुपात में क्या है, एल्कोहल और वाटर। तो बताइए 7 और 3 10, 10 का मान अगर 80 है, ठीक है, 1 का मान क्या होगा 8, और 1 का मान अगर 8 है तो 3 का मान क्या होगा 24, 1 का मान 8 है तो 7 का मान क्या होगा 56, क्या 56, ठीक है। अब हमें क्या कहा, पात्र में से 40 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखिए अब 40 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा, 40 लीटर, तो सबसे पहली बात तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए क्या, कि मेरे दोस्त अगर तुम 40 लीटर मिश्रण बाहर निकाल रहे हो, देखिए बर्तन में जिस रेशियो में मिश्रण रहता है उसी रेशियो में बाहर भी निकलता है और उसी रेशियो में बचता भी है। तो अगर ये 3:7 के रेशियो में मिश्रण है ना, बाहर भी निकलेगा 3:7 के रेशियो में ही। तो 7 3 10 बराबर 40, 1 बराबर 4, ये हो जाएगा 12 लीटर और ये हो जाएगा 28 लीटर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एल्कोहल निकल गया है 12 लीटर और पानी निकल गया है 28 लीटर। एल्कोहल बचा 12 लीटर और पानी भी बचा है 28 लीटर। ठीक है भाई, क्या करना है, अब 40 लीटर पानी डाल देना है। अब इसमें 40 लीटर पानी डाल दिए, ठीक है, तो हमारा पानी टोटल कितना हो गया, पानी हो गया 68। ये अलग बात है कि 68 और 12 मिश्रण आज भी हमारा 80 के 80 हो गया, जितना निकाला उतना डाल दिया, निकाला मिश्रण डाला सिर्फ पानी। तो हमें कह रहा है बताओ सर नया रेशियो क्या होगा, तो नया रेशियो लोगे तो एल्कोहल बचा है 12, पानी हो गया है 68, तो हो जाएगा 3 चौको 12, 17 चौको 68, 3:17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो गया 28 नंबर। अब 29 पर आइए। ए 7 दिन में 20% काम करता है और बी 7 दिन में 25% काम करते हैं। देखिए 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/5 काम अगर कोई 7 दिन में करेगा ना तो पूरा काम 35 दिन में करेगा। ठीक है, बी के लिए भी कहा है 7 दिन में 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 काम अगर 7 दिन में कर रहा है तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा 28। अब ये देखिए 35 और 28, ये दोनों का टोटल वर्क लीजिए, इन दोनों का एलसीएम, तीन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 140, 35 चौको और 28 बच्चे। क्या बोला हमें,
हमें कहा एक साथ काम करते हैं, 7 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। अगर ए और बी मेरे दोस्त 7 डेज काम करेंगे, 4 और 5 9 क्षमता से 63 काम होगा। तो हमें इसी का परसेंटेज मांगा है, टोटल 63 काम हो जाएगा किस में, 140 में। तो परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना, ये हमारा खत्म, 7 दूनी 14, 9 सते 63, 2 से हो जाएगा 5 बार में, यानी 45%। 45% आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी नंबर। आप में से जिनका 45 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट पर आ जाए। एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए 1 घंटा में कितना दूरी जाएगी। देखिए कितना दूरी जाएगी, आंसर किलोमीटर में मांगा है। पहली बात, 850 मीटर की दूरी अगर ये 45 सेकंड में जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब है 17×5 = 85 और 9×5 = 45, इतना मीटर पर सेकंड। बहुत करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें कह रहा है कि आप डिस्टेंस बताओ 1 घंटा में कितना ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये मेरा स्पीड है बटे 45, ये मेरा स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर। अब इतना किलोमीटर पर आवर से कितना घंटा जाना है, 1 ही घंटा तो जाना है, तो आवर सावर चला गया। सॉल्व करिए, 9 5 9 45 और 2 9 18, 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, ठीक है, 5 चौको 20, यानी 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर। ओके मेरे दोस्त, ये था हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। आज अब 31 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। 100 मीटर की एक रेस में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 5 मीटर से हराता है। उसी दौर में वह दूरी ज्ञात करें जिससे ए सी को हराएगा। देखिए 100 मीटर की रेस में ए बी को हरा रहा है और बी सी को हरा रहा है, ठीक है। 100 मीटर की रेस में ए बी को हरा रहा है 20 मीटर से, ए बी को हरा रहा है 20 मीटर से, हरा रहा है ए तो ए पूरा दूरी जाएगा, बी को 20 मीटर से हरा रहा है तो बी 20 मीटर कम जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बी सी को 5 मीटर से हराता है। अगर बी सी को 5 मीटर से हराता है तो बी मेरे दोस्त 100 जाएगा और सी 5 मीटर कम जाएगा, यानी 95 जाएगा। आइए अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये मेरे दोस्त 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है। जिसके आगे खाली उससे भर दो, जिसके पीछे खाली उससे भर दो, कर दो गुना। ये आपका 1000 हो जाएगा, ये आपका 800 हो जाएगा और ये आपका 8 5 39, 72 4 76, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें 1 0 और अगर काट दें तो क्या दिक्कत है, ये जब तक 100 जाएगा तब तक सी 76 जाएगा। ये अगर सी को हराना चाहेगा तो 24 मीटर से हरा सकता है, क्योंकि ए जब तक 100 जाएगा तब तक सी 24 मीटर पीछे रहेगा, यानी सी 24 मीटर से हार जाएगा। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं, इसको देखो। अस्थिर जल में एक नाव 30 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 7.5 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना और वापस ए तक आने में कितना टाइम लगेगा। यानी 90 किलोमीटर आपको जाना है और 90 किलोमीटर आना है। जाएंगे तो धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव प्लस धारा, यानी आपका जो स्पीड काम करेगा 37.5, और जब आप धारा के विपरीत रिटर्न आएंगे तो आपका स्पीड काम करेगा नाव माइनस धारा, यानी ये हो जाएगा 22.5 की स्पीड काम करेगा, ठीक है। यही टोटल समय क्या होगा। अब यहाँ देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए पहली बात, इससे कितना जाएगा ये आप देख सकते हो, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 पचे 75 और 15 6 90, ठीक है ना। और 12 पंचे 60, 5 पचे 25 प्लस इससे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 और प्लस 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी 6.4 ये दिख रहा है, 6.4 ये दिख रहा है। कितना आंसर आ गया आपका। आप सभी लोग अपना रिजल्ट बताइए, क्या रिजल्ट आया। सब लोग अपना रिजल्ट बताइए। कुछ गड़बड़ी हो गया क्या ब्रदर।
ठीक तो है, कहीं गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। ये मेरे दोस्त हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब ये देखो क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 90 में 84 मार्क्स आया, 50 में 45 आया, 25 में 23 आया, 80 में 68 आया। किस विषय में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है? देखिए, सबसे पहली बात, मैथ्स में कहा गया है कि 90 में कह रहा है 84 आया है, परसेंटेज बदल लीजिए। ठीक है। फिर साइंस में कहा है 50 में 45 आया है, टोटल 50 जिसमें आया 45, आप परसेंटेज बदल लीजिए। कंप्यूटर साइंस में 25 में 23 आया है, कंप्यूटर साइंस में 25 में 23 आया है। फिर मेरे दोस्त क्या है, इंग्लिश में 80 में 68 अंक मिले, इंग्लिश में 80 में 68 अंक मिले हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा करो, परसेंटेज में बदलो। जैसे ही आप बदलोगे, ठीक है, आपको तुरंत पता चल जाएगा किसमें मैक्सिमम आया है ना? किसमें मैक्सिमम आया है, क्या पूछा है, सर्वाधिक किसमें आया है। आप सॉल्व कीजिए, सर्वाधिक आपको नज़र आएगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैथ्स के अंदर नज़र आएगा 93 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा। आप निकाल के देखो। क्या कंप्यूटर साइंस में, देख लो ना, 23 चौको 92 ही हो पाएगा ये, तो कंप्यूटर साइंस में कैसे ज़्यादा हो सकता है? मैथ्स के अंदर 93 हो जाएगा, तो कंप्यूटर साइंस में कैसे होगा? अब देखो यहाँ पर, पहले देख लो, 14 छक्के 84 और 15 छक्के 90, ये 3 पचे 15 और ये 20 पंचे 100। तो तुम ही सोचो ना भाई, 280 और बटे में कितने हो जाएंगे? 3, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9। देख रहे हो, कंप्यूटर साइंस से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, मैथ्स में सर्वाधिक परसेंटेज, आपको प्रतिशत सर्वाधिक मांग रहा है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा परसेंटेज आया है वो आंसर दे दो, मैथ्स में मैक्सिमम आया है। अब देखो इसको, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा है। इन वस्तुओं को 10, 5 और 15% की हानि पर बेचा। टोटल लाभ हानि का परसेंटेज आपसे मांग रहा है। अब आप देखिए ना मेरे दोस्त, प्रत्येक को 3,000 में खरीदने का मतलब ये हो गया कि तीनों का सीपी क्या है, आपस में इक्वल है। तीनों का सीपी आपस में इक्वल है। ठीक है, 10% का लाभ यानी 1/10 का लाभ, 5% का लाभ यानी 1/20 का लाभ, और 15% की हानि यानी कि 3/20 की हानि, 3/20 की हानि। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो लें, 1/10 की हानि का मतलब 10, 1/10 के लाभ का मतलब 10 का चीज़ 11 में बेचना, 20 का चीज़ 21 में बेचना, 3/20 के नुकसान का मतलब है कि 20 का चीज़ 17 में बेचना। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि प्रत्येक का, मेरे दोस्त प्रत्येक का सीपी इक्वल है, प्रत्येक का सीपी इक्वल है। अगर ये 20 है, ये 20 है, तो इसको भी 20 बनाना होगा। 20 के लिए यहाँ से 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। ठीक है ब्रदर, अब आप देख लो यहाँ से क्या हुआ है, प्रॉफिट लॉस। 20 का चीज़ 22 में बेचेंगे 2 की प्रॉफिट होगा, 20 का चीज़ 21 में बेचेंगे 1 का प्रॉफिट होगा, और 20 का चीज़ 17 में बेचेंगे तो यहाँ पर 3 का नुकसान हो जाएगा। तो आप ही बोलो ना, 3 का फ़ायदा 3 का नुकसान, ओवरऑल 0 हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी इस बिजनेस के अंदर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, 35 नंबर पे आ जाओ। इसने कहा कि एक कंपनी सीपी से 25% अधिक पर सामान बेचती है और सेल के दौरान कंपनी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। ग्राहक कितना रुपए चुकाता है, सामान का सीपी क्या होगा? अगर सीपी मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन पता है कि 25% बढ़ा के एमआरपी बनाएगा तो एमआरपी 5/4 हो जाएगा, और इस पर 10% की छूट देगा तो बेचेगा 90% में, और इस तरह से फाइनली बेच पाएगा 540 में। ठीक है, अब यहाँ से देख लो आप मेरे दोस्त, 9 से अगर काटते हो 9 6 54 हो जाएगा, अगर आप 5 से काटते हो 12 पंचे 60 हो जाएगा। सीपी कितना होगा? 480, सीपी हो जाएगा 480।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया? 480। ठीक है, 480। आ जाओ अब मेरे दोस्त, इसको देख लो, ये क्या है? एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5वां हिस्सा है। अगर रेट टाइम का 3.2 गुना है तो उसी ब्याज, कह रहा है तो ब्याज दर 4% की, अच्छा रेट में 4 की वृद्धि होती है तो 7500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? सबसे पहली बात क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा है। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो लेके आऊँगा, 1:5 होगा। कितना? 1:5। ये मेरे दोस्त हमारे पास 1 हो जाएंगे और ये मेरे पास 5 हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कह दिया? और मेरे दोस्त इसने ये कह दिया रेट जो है वो टाइम का 3.2 गुना है। तो रेट जो है ना मेरे दोस्त, वो टाइम का 3.2 टाइम्स, रेट जो है वो टाइम का 3.2 टाइम्स। तो ऐसा कर लो, टाइम को आप 5 मान लो, ताकि 3.2 करेंगे ना 17 हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसा कर लो, टाइम को 1 मान लो, 1 का 3.2 टाइम्स 3.2 ही हो जाएगा। मेरे दोस्त डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? 16, और ये हमारे पास हो जाएंगे 5। ठीक है, आप ऐसा करो, अनुपात की राशि को x मान लो। आपको पता है कि मूलधन मूलधन गुना समय गुना दर और बटे 100, यही हो जाएगा इंटरेस्ट 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, 5 25 25 चौको 100, 4 से कटेगा ही 4 बार में। एक्स स्क्वायर का मान 1/4, एक्स का मान 1/2। अब x का मान 1/2 है तो 16x का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो गया रेट। कहा रेट को 4 बढ़ा दीजिए, तो रेट को 4 बढ़ा देंगे, रेट हो जाएगा 12%। उसी रेट से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अगर मैं 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाऊंगा 7500 रुपये पर, ठीक है, देखो 1 साल में 12% है, तो 4 साल में क्या हो जाएगा? 48%। प्रतिशत के लिए 2 0 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? तो आप देख लो, यहाँ से 25 ले लो, यहाँ से 4 ले लो। ठीक है, 100 हो जाएगा, 3 बचेगा 12, 36, 3600 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3600 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? हमें कह रहा है बी संख्या का एवरेज ए है और ए संख्या का एवरेज बी है। पूरे का एवरेज क्या होगा? बी का एवरेज ए है तो योगफल बी ए होगा, ए का एवरेज बी है तो योगफल ए बी हो जाएगा। टोटल जोड़ दीजिए, टोटल योगफल हो गया बटा टोटल संख्या, बी संख्या और ए संख्या, यही हो गया पूरे क्लास का एवरेज। बी का एवरेज ए है तो योगफल बी है, ए का एवरेज बी है तो योगफल ए बी बटा टोटल संख्या बी और ए, टोटल संख्या बी प्लस ए। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा हो जाएगा फाइनली 2ab और बाई ए प्लस बी। यहाँ दिख रहा है ये मुझे बी पर दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ब्रदर, चलो अब आ जाओ 38 पर। 38 क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का मान 7x ग्रेटर देन 0, x माइनस 1/x का मान क्या होगा? x माइनस 1/x बराबर होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। ये मेरा हो जाएगा 49 और -4 45, 45 यानी 3√5। 3√5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3√5 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन एक बंद घन में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई इतना है। अच्छा, तो इस घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे दोस्त? डायगोनल ऑफ क्यूब √3a कितना दिया है? 50√3। अब यहाँ से हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर a का वैल्यू 50 हो जाएगा, आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुने 50 का स्क्वायर, 25 25 6 150 यानी 15,000। 15,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मेरे दोस्त अब इस पर आ जाओ, देखो ये क्या है? राजीव ने कंपनी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए
3000 रुपये निवेश किया है। इस पर कंपनी ने उसे 1320 रुपये इंटरेस्ट दिया है। अगर वार्षिक संयोजित हो रहा है तो बताइए रेट कितना है। मेरे दोस्त, जब भी आपको रेट या टाइम निकालना हो, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लगाइए। आपने कितना पैसा कंपनी में दिया था, 3000 रुपये, और कंपनी इतना रुपये इंटरेस्ट के रूप में, यानी टोटल आपको 4320 रुपये कंपनी दिया है। कितने सालों में मेरे दोस्त? 2 सालों में, है ना। सबसे पहले इसको 1 साल पे लेके आओ। 10 से 10 चला गया, 3 से कटेगा, ये 100 हो जाएगा। और ये मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे? 144। ये तो 2 साल की कहानी है ना, तो 2 साल से 1 साल पे आएंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये 10 और ये हो जाएगा 12। तो 1 साल में 10 प्रिंसिपल 12 का अमाउंट बना रहा है। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना? 2। किस प्रिंसिपल पर? 10 पर। तो बताओ, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 20%। तो इस तरह से आज का डिस्कशन क्या हो गया? समाप्त हो गया। मेरे दोस्त, आज क्लास है 12:30 बजे से, 12:30 बजे से LCM SCF की क्लास है, ठीक है। मेरा कोशिश रहा और मैंने आपको डिस्कशन कंप्लीट करा दिया। मेरे दोस्त, आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा होते हो मेरे दोस्त? अब कल जैसे मैंने बैक सेट कराया तो एक बच्चे ने मैसेज में लिखा कि करंट सेट कराने में सांप सूंघ गया, ज़्यादा समय लगता। बताओ, इतनी सी तमीज़ नहीं है तुझे, इतना संस्कार नहीं है तेरे अंदर, तू कैसे टीचर बन पाएगा? और तू कैसे सोच रहा है? बेहतर है एग्जामिनेशन से पहले अपनी संस्कार, अपने तरीके ठीक कर लो। मुझे क्या जरूरत, मुझे क्या दिक्कत है क्लास कराने में? मैं तो कराऊंगा ही, है ना। और ऐसी स्थिति और ऐसी सिचुएशन तुम्हारी रही तो फ्यूचर ठीक नहीं होगा ऐसे में, है ना। इसलिए पहले सब कुछ ठीक कर लो। ओके, चलिए, थैंक यू।